अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हाफिज सलमान। आज हमारा टॉपिक है विंटर 23 क्वेश्चन 5, जो कि जब पेपर आया था तो काफी सारे बच्चों को इसमें स्ट्रगल हुई थी। बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि इसमें आईएफआरएस 16 अप्लाई हो रहा है या फिर आईएफआरएस 16 अप्लाई हो रहा है या दोनों की एप्लीकेशन हो रही है। बच्चों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और काफी स्ट्रगल हुई। काफी सारे बच्चों ने इस सवाल को नहीं करा या करा तो बहुत ज्यादा गलत करा। तो इसको जरा देख लेते हैं। ये सवाल है क्या? अच्छा, इवन सजेस्टेड आंसर आया तो सजेस्टेड आंसर में बच्चों को कंफ्यूजन हो रही है कि सर सजेस्टेड आंसर में नंबर्स की कैलकुलेशन कैसे हो रही है, किस तरीके से हो रही है, बच्चों को वो तक समझ नहीं आ रहा। अच्छा जी, क्वेश्चन 5 को थोड़ा सा रीड करते हैं। योर फर्म इज द ऑडिटर ऑफ शिफा इक्विपमेंट लिमिटेड एसईएल, लिस्टेड कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2023। एसईएल सप्लाइज टेस्टिंग इक्विपमेंट एंड प्रोड्यूस टेस्टिंग किट व्हिच आर यूज्ड बाय क्लिनिकल laboratories for diagnostic procedures. SEL imports the testing equipment but manufactures the testing kits in a house. अच्छा जी, टेस्टिंग इक्विपमेंट जो है वो इंपोर्ट करते हैं और टेस्टिंग किट्स जो है वो मैन्युफैक्चर करते हैं। द टेस्टिंग इक्विपमेंट सोल्ड बाय एसईएल इज ओनली कंपैटिबल विद द टेस्टिंग किट्स प्रोड्यूस्ड बाय एसईएल। टेस्टिंग किट्स आर कंज्यूमेबल आइटम फॉर अ लेबोरेटरी, whereas testing kit is an asset with a useful life of 6 years. In order to expand SEL's business, a new sales scheme was introduced in October 2022. SEL's management identified that setting up a new laboratory required significant initial investment, especially for testing equipment. To facilitate setting up of new laboratories, SEL offered testing equipment without any payment, contingent upon a guaranteed purchase of testing kits over a 5-year period. सीन ये है कि भाई नई लेबोरेटरी जब खुलती है तो उनको टेस्टिंग इक्विपमेंट चाहिए होती है और टेस्टिंग इक्विपमेंट की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हर किसी के पास होती नहीं है। क्या तो उन्होंने ये ऑफर दी, इन्होंने बोला कि भाई एक काम करो, आप हमसे टेस्टिंग किट्स खरीदो तो टेस्टिंग इक्विपमेंट हम आपको फ्री दे देंगे। जैसे अक्सर आपने देखा होगा बेकरी के बाहर, आपने देखा होगा एक पेप्सी का आपने देखा होगा कि फ्रिज लगा हुआ होता है, कोक वालों का फ्रिज लगा हुआ होता है। तो उसके अंदर सीन ये होता है कि भाई वो कोक वाले, पेप्सी वाले अपना फ्रीजर जो है वो फ्री में रख के चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो बोलते हैं कि भाई आप हमसे कोल्ड ड्रिंक खरीदोगे, ठीक है ना। तो फ्रीजर क्या होता है, फ्रीजर वो फ्री होता है और वो बोलते हैं कि भाई कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आप हमसे खरीदोगे, हम आपको इस रेट पर वॉट एवर रेट जो भी डिसाइडेड होता है वो चार्ज करते हैं। तो सिमिलरली सेम थिंग इन्होंने भी करी है, ठीक है ना। कंटीजेंट अपॉन अ गारंटीड परचेज ऑफ टेस्टिंग किट्स ओवर अ 5 ईयर पीरियड, बोला कि भाई आप हमसे ही खरीदोगे, ये इतनी क्वांटिटी आपने खरीदनी पड़ेगी। एसईएल बिलीव दैट दिस इनिशिएटिव विल आल्सो हेल्प इन जनरेटिंग स्टेबल एंड रेगुलर कैश फ्लोज फॉर इट्स बिजनेस। अदर की फीचर ऑफ दिस बिजनेस आर एज फॉलोज। क्या फीचर्स हैं स्कीम के? द प्राइस ऑफ द टेस्टिंग किट सोल्ड अंडर दिस एग्रीमेंट इज हायर कंपेयर टू रेगुलर स्टैंडर्ड ऑफ सेल्स प्राइस। तो जो नॉर्मल सेल्स प्राइस होती है, जो आपकी टेस्टिंग किट्स होती है, वो आप उससे ज्यादा प्राइस पे सेल करोगे इस न्यू स्कीम में। द एग्रीमेंट इज नॉन कैंसिलेबल एंड अ पेनल्टी इज इम्पोज्ड इफ द कमिटेड क्वांटिटी ऑफ टेस्टिंग किट्स इज नॉट परचेज्ड ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो आपने एक नॉन कैंसिलेबल एग्रीमेंट बना लिया और पेनल्टी बोला कि भाई अगर तो आप इससे बैक होगे तो भाई आपको पेनल्टी लगेगी। SEL retains the right to recover the testing equipment in case of default. However, after successful completion of the 5-year agreement, customer can purchase the testing kits at regular standalone sales price. Okay. अच्छा जी, SEL's management has provided you with the following schedule related to revenue recorded. Sales of testing equipment बता रहा है during the year जो है 9 million पर प्राइस है सेलिंग ऑफ टेस्टिंग इक्विपमेंट, ठीक है। 9 मिलियन एक टेस्टिंग इक्विपमेंट की प्राइस है और 40 आपने सेल करी तो 360 मिलियन का आपने रेवेन्यू बुक करा। लेकिन आपने फ्री ऑफ कॉस्ट दी है तो इससे आपने डिस्काउंट रिलेटेड बुक करा और 9 मिलियन से प्राइस हुई तो आपने इसको जीरो कर दिया, क्योंकि आपने कहा कि भाई मैंने तो फ्री दी है, तो फ्री से रिलेटेड आपने जीरो कर दिया इसको। अच्छा जी, टेस्टिंग किट्स ओल्ड स्कीम के तहत आपकी जो बिकी है वो 73,000 बिकी। 1,000 इसकी मार्केट प्राइस थी जो कि आप नॉर्मली ओल्ड स्कीम में बेचते हैं। और न्यू स्कीम में आपने बोला प्राइस, क्योंकि आपने पढ़ा था ना कि भाई प्राइस ज्यादा चार्ज करेंगे, तो 1,500 रुपए प्राइस चार्ज करी, 292,000 सेल हुई और उसका रेवेन्यू इन्होंने बुक करा है। अच्छा जी, this has resulted in exponential increase in business. In the previous year, only 20 testing equipment and 146,000 testing kits were sold. बाकी इन्होंने बता दिया कि भाई 200 मिलियन जो है इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। जो एक्सिस फंड्स इन्वेस्टेड बाय एसईएल अर्न एन एनुअल रिटर्न ऑफ 18.5%। इसने एक एनुअल रिटर्न की परसेंटेज भी बता दी, 18.5% ये रिटर्न इनको मिलता है, ठीक है भाई। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? एवेलुएट द इम्पैक्ट ऑफ न्यू स्कीम ऑन द ऑडिट ऑफ एसईएल। ठीक है भाई, कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स लिखने हैं हमें इससे रिलेटेड और रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। अच्छा जी,
सजेस्टेड आंसर में ओवरऑल बच्चों को चीजें तो शायद समझ में आ गई कि इधर आईफरएस 16 अप्लाई हो रहा है। आईफरएस 16 अप्लाई हो रहा है, क्यों अप्लाई हो रहा है आईफरएस 16? क्योंकि देखें, हमने एक चीज पढ़ी है, आईफरएस 15 के अंदर कोई चीज फ्री नहीं होती, ठीक है ना। कोई चीज फ्री नहीं होती। अगर आप कोई चीज फ्री दे रहे हो तो मतलब, अगर आप कोई चीज लेट से कोई फ्री दे रहे हो तो मतलब आपकी ओवरऑल ट्रांजेक्शन प्राइस में कुछ एलिमेंट जो है वो फ्री के लिए है, कुछ एलिमेंट जो है वो पेड के लिए है। तो आप उसको अपनी ट्रांजेक्शन प्राइस को एलोकेट कर दे ओवर द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। ये तो आपने पढ़ा होगा, आईफरएस 15 का ये बेसिक रूल है, ठीक है। फिर उसी से रिलेटेड आपका आईफरएस 16 आता है। आईफरएस 16 आपको बोलता है लेसोर को कि भाई अगर तो आप कोई चीज इंस्टॉलमेंट पे सेल करते हैं, कोई चीज इंस्टॉलमेंट पे सेल करते हैं, मतलब कि आप बोलते हैं कि भाई मुझे 1 साल बाद पैसे दे दो, 2 साल बाद पैसे दे दो, 3 साल बाद पैसे दे दो। कोई चीज अगर आप इंस्टॉलमेंट में सेल कर रहे हैं तो उस चीज पे आईफरएस 16 की एप्लीकेशन आ जाती है। अच्छा जी, लेसोर पर्सपेक्टिव से आईफरएस 16 की एप्लीकेशन आती है तो उसके अंदर कुछ आपने चीजें देखनी पड़ती है। या तो मेजर लाइफ ऑफ एसेट, कि भाई मेजर लाइफ ऑफ एसेट किसके पास जा रही है, ठीक है ना। तो उसमें आपने देखना होता है कि भाई मेजर लाइफ ऑफ एसेट किसके पास है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लाइबिलिटी आपने देखनी होती है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज आपने देखने होते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज क्या अराउंड फेयर वैल्यू ऑफ एसेट के करीब करीब है? अगर तो करीब करीब है, मतलब कि अगर तो लेट से 90% प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज है, इसका जो फेयर वैल्यू का 90% और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज ये अराउंड इतना तकरीबन है, तो मतलब कि फिर ये वाली कंडीशन में फॉल कर जाएगा, लेसोर वाली कंडीशन में, और आप इसकी रिकॉर्डिंग फाइनेंस लीज के हिसाब से कर रहे होंगे लेसोर एंड से, ठीक है। अगर तो मेजर लाइफ ऑफ एसेट मतलब 75% ऑफ लाइफ अगर तो आपने सामने वाले पार्टी को दे दी, तो इसका मतलब ये है कि आपने एसेट को ऑलमोस्ट सेल ही कर दिया, ठीक है। और उस केस के अंदर आप क्या करोगे, अपने पास से एसेट को रिमूव कर रहे होंगे। तो इधर अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो 5 साल के लिए आपने एसेट को दे दिया है, ठीक है। और एसिड की लाइफ कितनी है? एसिड की लाइफ 6 साल है, तो मतलब ये वाली कंडीशन में तो फॉल कर गया है। तो इसका मतलब ये कि भाई ये फाइनेंस लीज वाले क्राइटेरिया में फॉल करा, आईफरएस 16 के क्राइटेरिया में। और आईफरएस 16 में भी कौन सी वाली जगह पे? मैन्युफैक्चरिंग और डीलर वाला जो एलिमेंट होता है, जिसके अंदर रेवेन्यू भी रिकॉर्ड होता है, लीज रिसीवेबल भी रिकॉर्ड होता है। तो इधर रेवेन्यू भी रिकॉर्ड हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इधर दोनों चीजें ट्रिगर कर रही है। आईएफआरएस 15 की भी ट्रिगर हो रही है और आईएफआरएस 16 की भी ट्रिगर हो रहा है, ठीक है ना। तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि भाई इसकी जो आपने सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई होना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग और डीलर जो लेसोर के लिए क्या कहता है। तो उसके अंदर वो कहता है कि भाई आपने जो सेल्स रिकॉर्ड करनी है वो लोअर ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिकॉर्ड करनी है और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट रिकॉर्ड करना है, ठीक है ना। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट और फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट आपके पास क्या है? अगर मैं इधर देखूं सवाल में, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट आपके पास है 9 मिलियन एक इक्विपमेंट की, ठीक है। और अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट अगर मैं देखूं, तो आपके पास जो इसकी जो कलेक्शन हो रही है वो इस न्यू स्कीम में जो आप ऊपर जो ऑन टॉप पैसे चार्ज कर रहे हो टेस्टिंग किट के 500, और 500 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं जो ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर जो परचेजिंग होगी उससे अगर मल्टीप्लाई करूं, फिर उसको मैं प्रेजेंट वैल्यू पर लेके आऊं, देन मेरे पास आएगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। लेकिन मेरे पास चूंकि 5 साल का डेटा नहीं है तो ये तो कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल कैलकुलेट, ठीक है। और चूंकि ये अकाउंटिंग का पेपर भी नहीं है तो इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आपसे ऑडिट में नहीं मांग रहा, तो आपने अज्यूम करना है कि भाई फेयर वैल्यू ऑफ एसेट ही ये इसकी सेल से रिकॉर्ड हो रही होगी। यहां तक बात समझ में आ गई? तो इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए? एंट्री होनी ये चाहिए कि भाई फेयर वैल्यू ऑफ एसेट से आप सेल्स को रिकॉर्ड करोगे, सेल्स क्रेडिट और लीज रिसीवेबल डेबिट कर रहे होंगे। दूसरी चीज
जो मैन्युफैक्चर और डीलर लेसर में, उसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स आप रिकॉर्ड करते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स को कैसे रिकॉर्ड करते हैं? कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट लेस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। इस इधर चूंकि कोई डेटा नहीं है कि सेल्स ऑफ टेस्टिंग इक्विपमेंट की कॉस्ट क्या है, तो जाहिर है जब इन्होंने रेवेन्यू रिकॉर्ड करा है तो कॉस्ट ऑलरेडी इससे रिलेटेड रिकॉर्ड करी होगी। तो वो तो ठीक है, आपने कॉस्ट सही रिकॉर्ड करी भी होगी, तो कॉस्ट साइड पे तो मसला नहीं है। कॉस्ट साइड पे मसला नहीं है। मसला किधर है? मसला इधर भी नहीं है। इधर भी आपने फेयर वैल्यू से आपको रिकॉर्ड करना चाहिए था 9 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 40, तो आपने सेल्स भी सही रिकॉर्ड करी है, सेल्स का भी मसला नहीं है। तो मतलब पहली लाइन जो आपने रेवेन्यू की रिकॉर्ड करी है, यहां तक मसला नहीं है। यहां तक बातें समझ में आ गई आप लोगों को कि भाई यहां तक मसला नहीं है। क्लियर है? अच्छा जी, अब आ जाते हैं कि भाई अगर मैं आईफआरएस 16 और आईफआरएस 15 को सामने रखूं, तो भाई ये अगर तो मैन्युफैक्चरिंग और डीलर लेसोर के हिसाब से इसकी अकाउंटिंग होनी चाहिए थी, तो भाई डिस्काउंट विस्काउंट का तो बनता ही नहीं है। तो आपने क्या करना होगा? डिस्काउंट को रिमूव करना होगा। डिस्काउंट को रिमूव करना होगा तो आप क्या करोगे? रिवर्स कर दोगे डिस्काउंट वाली एंट्री को, पहली चीज। अच्छा जी, अब मैं दूसरी बात करता हूं कि भाई मैंने आपको क्या बताया, ये जो 500 जो ऑन टॉप आपको मिल रही है, 500 जो रेवेन्यू आपने रिकॉर्ड करा है टेस्टिंग किट के नाम पे, ये टेस्टिंग किट का रेवेन्यू नहीं है। ये टेस्टिंग किट का रेवेन्यू नहीं है। ये किसका रेवेन्यू है? ये कलेक्शन किसकी हो रही है? ये कलेक्शन हो रही है टेस्टिंग इक्विपमेंट की। आपकी अगली एंट्री क्या बनेगी? आपकी अगली एंट्री ये बननी चाहिए। इसके लिए आपकी अगली एंट्री बननी चाहिए कि भाई लीज रिसीवेबल क्रेडिट। ये तो आपने एंट्री तो मार दी है, लीज रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। सिर्फ मसला ये आपने अकाउंट रिसीवेबल डेबिट मारा होगा, तो अभी आपने लीज रिसीवेबल को डेबिट करना होगा। ये एक मसला है, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी एंट्री क्या होनी चाहिए थी? जब आप टेस्टिंग किट को सेल कर रहे हैं तो लीज रिसीवेबल आपको क्रेडिट करना चाहिए था, और आपको डेबिट करना चाहिए था बैंक, जिसके अंदर आप बोलोगे कि भाई 500 मल्टीप्लाई बाई लेट से कितना है, 292,000। ठीक है, ये आप इसकी एंट्री आपने रिकॉर्ड करनी चाहिए। यहां तक बातें क्लियर हैं कि भाई लीज रिसीवेबल क्रेडिट करना था, बैंक डेबिट करना था। ये मैं सिर्फ इससे रिलेटेड बता रहा हूँ। बाकी आपने जो 1000 रुपीज मल्टीप्लाई बाई 292,000, ये तो रेवेन्यू ऐसे ही बुक होगा। रेवेन्यू क्रेडिट बैंक डेबिट, अगर तो पैसे मिल रहे हैं, अगर पैसे नहीं मिल रहे तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, वॉट एवर जो भी आपने करना है, ठीक है ना। लेकिन इससे रिलेटेड इससे रिलेटेड आपकी एंट्री क्या बनेगी? लीज रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, ठीक है, और बैंक डेबिट लीज रिसीवेबल क्रेडिट, ठीक है। यहां तक क्लियर है? तो आपने डिस्काउंट वाली एंट्री को क्या करना पड़ेगा? डिस्काउंट वाली एंट्री को आपने रिवर्स करना पड़ेगा। डिस्काउंट वाली एंट्री को आप रिवर्स करोगे। दूसरी चीज, 500 से ऑन टॉप आपने एंट्री मारी हुई है रेवेन्यू की, वो रेवेन्यू की एंट्री आप रिवर्स करोगे, और आप क्या करोगे? लीज रिसीवेबल क्रेडिट करोगे। मतलब रेवेन्यू डेबिट होगा और लीज रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा होगा। यहां तक बातें क्लियर है सबको? तो रेवेन्यू आपको कम करना पड़ेगा, ये वाली अमाउंट से 146 मिलियन से आपने रेवेन्यू कम करना है, और डिस्काउंट वाली एंट्री को रिवर्स करना है, पहली चीज। ठीक है, साथ साथ मैं आप लोगों को बता देता हूं कि भाई रेवेन्यू इसमें क्या होगा भाई? रिवर्स डिस्काउंट होगा। तो इसका मतलब ये है कि भाई आपके जो रेवेन्यूज हैं वो प्रॉफिट प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा ना, एक तरीके से। प्रॉफिट इंक्रीज बाय कितने से? 360 मिलियन। ठीक है ना, साथ साथ मैं लिख रहा हूँ 360 मिलियन। ठीक है। अच्छा, ये वाली एंट्री रिवर्स करेंगे। ये वाली एंट्री से रिवर्स करने से क्या होगा? रेवेन्यू कम हो जाएगा। तो रेवेन्यू कम होगा तो मतलब प्रॉफिट आपके क्या होंगे? प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएंगे। प्रॉफिट डिक्रीज बाई 146 मिलियन। ठीक है, 146 मिलियन। तो नेट इम्पैक्ट कितना आएगा? अगर मैं बात करूं, 360 से आपने इंक्रीज करा, माइनस 146 से आपने कम करा, तो आपके प्रॉफिट्स अल्टीमेटली इंप्रूव हो रहे होंगे 214 मिलियन से। 214 मिलियन से आपके क्या हो रहे होंगे? 214 मिलियन से आपके प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे होंगे अल्टीमेटली। यहां तक बातें सबको समझ में आ रही हैं? यहां तक सबको क्लियर है?
कि भाई डिस्काउंट वाली एंट्री हमने रिवर्स करी, डिस्काउंट वाली एंट्री जैसे ही रिवर्स करी तो हमारा क्या हो गया, 360, ये जो 360 मिलियन था, 360 मिलियन से हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। दूसरी चीज, जो प्रॉफिट जो टेस्टिंग किट्स के अंदर हमने 146 मिलियन बुक करे थे उसको हमने रिवर्स कर दिए, और उसको एडजस्ट किससे करा, उसको हमने लीज रिसेवेबल से एडजस्ट करा, रेवेन्यू डेबिट लीज रिसेवेबल क्रेडिट, तो अल्टीमेटली 146 मिलियन से हमारे रेवेन्यूज कम हो गए। तो नेट इम्पैक्ट क्या है, 214 मिलियन से हमारे प्रॉफिट क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। यहां तक सबको क्लियर है? अच्छा जी। अब एक और चीज आती है, जब जाहिर है लीज रिसीवेबल बुक हुआ है, लीज रिसीवेबल बुक हुआ है, तो लीज रिसीवेबल से रिलेटेड आपकी जो एंट्री आएगी, एक फाइनेंस इनकम की भी आएगी, ठीक है ना, फाइनेंस इनकम भी आएगी, इंटरेस्ट इनकम की भी एंट्री आएगी, ठीक है। अब वो इंटरेस्ट इनकम की एंट्री कैसे आएगी, देखें, आपने टोटल यूनिट्स कितने बिके हैं, 40 बेचे हैं पूरे साल में। क्या ये 40 के 40 पूरे साल में बिके होंगे? 40 के 40 पूरे साल में तो आपके नहीं बिके, ठीक है ना। ये 40 के 40 आपने पूरे साल में तो नहीं बेचे होंगे, ठीक है। ये आपने बेचे होंगे, कब बेचे होंगे, लेट्स से हम अजम्पशन ले लेते हैं कि भाई 40 के 40 आपने पूरे साल में, मतलब हर महीने में आपने 3.33 बेचे होंगे, मैं एक अजम्पशन ले रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब ओवर द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स आपने इक्वली इसको सेल करा होगा, टेस्टिंग इक्विपमेंट को, ठीक है। तो आपने फर्स्ट मंथ में बुक करा होगा, लेट से मैं एक एग्जांपल बता देता हूं कि भाई आपने 9 मिलियन एक की प्राइस है, ठीक है, 9 मिलियन एक की प्राइस है, तो 3.33 से आपने मल्टीप्लाई करा तो ये तकरीबन कुछ बन गया आपका 30 मिलियन। तो भाई 30 मिलियन आपने पहले महीने में रिकॉर्ड करा, ठीक है, मतलब आपने जुलाई में 30 मिलियन रिकॉर्ड करा, ठीक है। फिर आपने अगस्त में वंस अगेन 30 मिलियन रिकॉर्ड करा, फिर सितंबर में आपने वंस अगेन 30 मिलियन बुक करा, अक्टूबर में आपने वंस अगेन 30 मिलियन बुक करा, नवंबर में आपने वंस अगेन 30 मिलियन बुक करा, ठीक है, दिसंबर में आपने वंस अगेन 30 मिलियन बुक करा, ठीक है। अभी ये गौर से समझिएगा, ठीक है ना, अभी मैं आंसर आपको दिखाऊंगा, आपकी सारी जितने भी जो मसले हैं वो सारे के सारे रिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो 12 महीनों में आपने ये 30-30 मिलियन रिकॉर्ड करा, जो कि टोटल आपका बनता था कितना, टोटल आपका कितना बनता था, 360 मिलियन। मैच हो रहा है, 360 मिलियन, यही 360 मिलियन है, ठीक है। ये मैच हो गया हमारा, यहां तक क्लियर है? अच्छा जी। पहले जो आपने लीज रिसीवेबल बुक करा जुलाई में, जुलाई में जो आपने लीज रिसीवेबल बुक करा, अब जाहिर है जो आपने लीज रिसीवेबल बुक करा, रेवेन्यू क्रेडिट करा, तो उस लीज रिसीवेबल पे पहले महीने में आपका रेट जो है वो 18.5% है, ठीक है। तो पहले महीने में वो लीज रिसीवेबल आपका पेंडिंग रहा रहा रहा, तो उसके ऊपर तो पूरे साल ये अप्लाई हो रहा होगा, मतलब 12 डिवाइड बाई 12, ठीक है। अच्छा, फिर ये 18.5% सबके लिए है, लेकिन अब आपका नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय, अब ये 11 मंथ्स, ये वाला जो लीज रिसीवेबल है वो कितने महीने रहा, 11 मंथ्स रहा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? एक मिनट, आई थिंक मैं कोई गलती कर रहा हूँ, या इधर गलती कर, सॉरी, इधर मैंने 18.5 से मल्टीप्लाई नहीं किया, यहाँ तक क्लियर है सबको? तो मैं एक काम करता हूँ, सिंपल एक फॉर्मूला ऐड कर लेता हूँ कि भाई ये 12, ठीक है, ठीक है, फिर इसको -1 करता चला जाता हूँ, तो मेरे पास ये जो 11 महीने तक ये रहा, इसी तरीके से ये फिर एक महीने रहा, तो ये पूरा मेरे पास बन के आ गया। अब सिंपल एक फॉर्मूला में लगाता हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई दिस डिवाइड बाई 12, ठीक है, और ये मैंने सिंपल ड्रैग कर दिया, ठीक है। ठीक है, अब इसकी टोटल अमाउंट क्या आ रही है, टोटल अमाउंट आ रही है 36 मिलियन। यहां तक बातें सबको समझ में आ रही हैं? यहां तक सबको बातें समझ में आ रही हैं?
तो मतलब ओवर द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स मैंने अज्यूम करा कि भाई मेरी जो सेल्स थी वो इक्वली थी, ठीक है, पहली चीज। और वो पहले महीने की 18.5% रहा, फिर दूसरे महीने वो 11 मंथ्स के लिए, तो इस तरीके से मैंने कैलकुलेशन करी, तो मेरे पास 36 मिलियन आ गया। लेकिन देखें, अब जाहिर है मैं एक अजम्पशन ही ले रहा था, और अजम्पशन लेके मैंने अज्यूम करा कि भाई ओवर द पीरियड ऑफ, तो एक इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करने का एक आसान तरीका ये होता है, आप क्या करो, आप ये अज्यूम करो कि भाई जो ओवरऑल ये 360 मिलियन में लूं, ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूं 18.5% से, और मैं इसको कर दूं डिवाइड बाई टू। डिवाइड बाई टू मतलब मैं अज्यूम करूं कि भाई ये ओवर द पीरियड ऑफ 12 मंथ है, तो मैं इसको डिवाइड बाई टू कर दूंगा, तो ऑन एवरेज मेरा यही मिड में आ रहा होगा 33.3 मिलियन, ठीक है ना। तो क्योंकि ये फाइनेंस का, क्योंकि ये अकाउंटिंग का पेपर नहीं है, तो इसके अंदर इस तरीके से भी एक कैलकुलेशन करके आप 33.3 मिलियन निकाल सकते थे, ठीक है ना। क्योंकि ये अकाउंटिंग का पेपर नहीं है कि इतनी डिटेल में आप वर्किंग बनाओ और उसको शो करो, ये सारी चीजें करो, तो एक आप सिंपल अजम्पशन लेके डिवाइड बाई टू करके बोलते कि भाई ये 360 मिलियन मल्टीप्लाई बाई 18.5%, और डिवाइड बाई टू करूंगा तो लगभग कोई मेरी तकरीबन इतनी अमाउंट बनेगी फाइनेंस इनकम की, और फाइनेंस इनकम इतने से रिकॉर्ड होनी चाहिए, फाइनेंस इनकम इतने से रिकॉर्ड होनी चाहिए, ठीक है ना। तो वो चीज सेम एज इट इज आईकेप के आंसर में भी लिखी हुई है, ठीक है। थोड़ा सा रीड कर लेते हैं इसको। प्रोवाइडिंग टेस्टिंग इक्विपमेंट विदाउट एनी पेमेंट इफेक्टिवली कंस्टिट्यूट अ लीज ट्रांजैक्शन as the client must commit to purchase a guaranteed quantity of testing equipment, the price of which is increased to cover the cost of testing equipment over the contract period। ये तो बात सिंपल है। As the client must purchase an agreed amount of testing kit, otherwise pay a penalty. This means the risks related to idle capacity, technological obsolescence, and variations in return are all borne by the client. सारा रिस्क किसके पास है? क्लाइंट के पास है। और अल्टीमेटली जो मेजर इकोनॉमिक यूजफुल लाइफ है, जो वो भी आपकी मेजर पार्ट कवर कर रही है 5 साल, तो अल्टीमेटली सारा रिस्क किसके पास है? क्लाइंट के पास ही है, ठीक है ना। तो आपने बताया रेवेन्यू एंड डिस्काउंट, जो आपने बताया कि भाई एवोल्यूशन जो आपने करी, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड हुआ है, प्रेजेंट डिस्काउंट प्रेजेंटेड हुआ है, आर नॉट करेक्ट, ठीक है ना। रेवेन्यू फॉर बोथ द सेल ऑफ टेस्टिंग इक्विपमेंट एंड द टेस्टिंग किट्स नीड टू बी रिकॉग्नाइज्ड। फर्दरमोर अ फाइनेंस इनकम एंड लीज इंस्टॉलमेंट रिसीवेबल आल्सो नीड टू बी प्रेजेंटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड द बैलेंस शीट। प्रोसीजर सिंपल है, प्रोसीजर में होपफुली आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगी, अगर कंफ्यूजन हो तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। रिपोर्टिंग एप्लीकेशन आ जाते हैं जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन है। यहां तक तो बात समझ में आती है कि भाई फाइनेंस इनकम रिकॉर्ड करनी चाहिए, लीज रिसेबल रिकॉर्ड करना चाहिए, और डिस्काउंट रिमूव करना चाहिए। ये सारी चीजें हमने समझ ली, और इससे रिलेटेड डिस्क्लोजर भी देना बनता है। फाइनेंस इनकम की कैलकुलेशन बच्चों को समझ नहीं आई। 33.3 मिलियन, 9 मिलियन लिया इसने पर इक्विपमेंट की कॉस्ट, मल्टीप्लाई बाई 40, ठीक है ना। तो जितने भी यूनिट्स हैं टेस्टिंग इक्विपमेंट के वो इसने लिया, मल्टीप्लाई बाई 18.5%, तो आपका यही आंसर आएगा कि भाई 360 मिलियन, 9 मिलियन मल्टीप्लाई बाई 40, 360 मिलियन, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 18.5% और डिवाइड बाई 2 करोगे तो 33.3 मिलियन आ जाएगा, यही सेम चीज। दूसरी चीज, रेवेन्यू फॉर टेस्टिंग किट नीड टू बी रिड्यूस बाई, रेवेन्यू क्या बोल रहा है भाई? कम कर दो 146 मिलियन से 500 मल्टीप्लाई बाई 292, वही चीज हमने इधर डिस्कस करी, 146 मिलियन, ठीक है। अच्छा जी, in order to record the sale at its fair value, the discount of 360 million also needs to be reversed. These adjustments will approximately increase the profit before tax by 247 million, 247 million। हमने इधर कौन कितना कैलकुलेट करा था? 214 मिलियन, 214 मिलियन और 33.3 ये आ गया, ठीक है। 214 में प्लस कर देते हैं 33.3, कितना बन गया? 247, ठीक है, 247, यही आंसर आ गया, ठीक है भाई। फर्दर मोर द बैलेंस शीट करंटली डज नॉट हैव एनी रिसीवेबल रिकॉर्डेड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन। लीज रिसीवेबल से रिकॉर्डेड आपने रिलेटेड बुक नहीं करा, तो लीज रिसीवेबल आपने बुक करना होगा। डिस्क्लोजर आपने दिया नहीं है, डिस्क्लोजर आपने देना होगा। इसने कंपैरिजन करा 247 डिवाइड बाई 200, तो ये एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। इसी वजह से इसको बोला गया मटेरियल एंड परवेजिव है, डिस्क्लोजर भी मिसिंग है, प्लस जो अमाउंट है वो प्रॉफिट की 123% है, तो ये सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन है, जिसकी वजह से आप इसके ऊपर क्वालिफाई, इसके ऊपर एडवर्स ओपिनियन दे रहे होंगे, ठीक है। अच्छा जी, क्योंकि ये लिस्टेड कंपनी है,
तो आप बता दो कि भाई नो अदर मैटर्स मे बी रिपोर्टेड एज की ऑडिट मैटर्स, हाउएवर इफ एनी मैटर इज टू बी रिपोर्टेड एज अ की ऑडिट मैटर शुड बी इंश्योर्ड दैट द डिस्क्रिप्शन ऑफ सच अदर की ऑडिट मैटर डू नॉट इंप्लाई दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर मोर क्रेडिबल इन रिलेशन टू दीस मैटर। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, तो होपफुली होपफुली आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था, सिर्फ बच्चों को कंफ्यूजन, मेजर जो कंफ्यूजन थी वो इस 33.3 मिलियन पे थी, शायद ये भी आसान था, लेकिन सिर्फ 33.3 मिलियन की कैलकुलेशन बच्चों को समझ में नहीं आ रही थी। तो होपफुली होपफुली देखिए मेजर सारा गेम क्या था, अकाउंटिंग का गेम था। अकाउंटिंग अगर आपको अच्छी थी तो इजीली उन्होंने टैकल कर लिया होगा। जिनकी अकाउंटिंग थोड़ी सी वीक थी वो कंफ्यूज हो गए कि भाई मैन्युफैक्चरिंग और डीलर वाली जो अकाउंटिंग है लेसोर के पर्सपेक्टिव से वो किस तरीके से होती है। तो बच्चे अगर वहां कंफ्यूज हो गए तो बच्चे क्लीन बोर्ड हो गए। ठीक है, तो होपफुली चीजें समझ में आ गए होंगे। अगर कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझसे फर्दर पूछ लीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज।